एक बार फिर प्रशांत किशोर बिहार की बदहाली पर ज्ञान दे रहे हैं और इस बार उनका तर्क सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपका थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है। एक तरफ कह रहे हैं पलायन रोकना है, जी। दूसरी तरफ कह रहे हैं इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते, इनिशियली नहीं लगाना चाहते। जब जॉब जनरेट यहाँ नहीं होंगी तो भैया जॉब जनरेट लोग पलायन करेंगे ना। नवीन भाई आप तो देश दुनिया देखे। न्यूजीलैंड में कौन सी बड़ी इंडस्ट्री का नाम आप जानते हो? न्यूजीलैंड के मॉडल को यही तो बात कर रहे हैं भाई। सिंगापुर में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, न्यूजीलैंड में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है। सुन तो लो, फिनलैंड में तो कुछ नहीं है, स्वीडन में तो कुछ नहीं है। अरे वहां, अरे मेरे भाई स्वीडन में, नॉर्वे में तो बड़ी फैक्ट्रियां, बता दो आप हमको कौन है भाई। सब वहां पर क्या है, बिहार जैसी जो इकोनॉमी है, यहाँ बड़े इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बन सकते हैं। एक तो हम लोग लैंडलॉक्ड हैं, दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। इन द फर्स्ट फेज we have to boost up our education and service sector, and we have to provide good education to the kids, and we have to provide more resources in the hands of people so that people are able to do something on their own. यहाँ के लोग इंडस्ट्रियस हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। आपके ऑफिस में जो फॉल सीलिंग का काम किया होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो यूपी का, बिहार का लेबर कॉन्ट्रैक्टर होगा। सीनियर पोजीशन बिहार से लोग हैं, सीनियर तो हम, सुनिए ना, सीनियर तो हम भी हैं, जाके दूसरों को सलाह दे रहे हैं। वो संख्या कम है, लेकिन हजारों की संख्या में जो लेबर काम कर रहे हैं वो बिहार के हैं। अगर बिहार में ही कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो जो फॉल सीलिंग वो दिल्ली में बना रहा है लड़का, वो आकर बिहार में बनाएगा। अब बिहार में कंस्ट्रक्शन कब बढ़ेगा? जब लोगों के पास पैसा होगा। पैसा कब होगा? जब उनके पास पूंजी होगा, रोजगार होगा। तो भाई इंडस्ट्री अगर एक यहाँ लग भी जाए, मान लीजिए एक अडानी इंडस्ट्री लगा दे, एक अंबानी फैक्ट्री बना दे, उससे कितने लोगों को लेबर मिलेगा? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं भाई। कह रहे हैं कि उद्योग लगाने से पलायन नहीं रुकता। उन्होंने दावा किया कि सिंगापुर, फिनलैंड, स्वीडन जैसे देशों में भी इंडस्ट्री नहीं है, तो बिहार में फैक्ट्री लगाकर क्या ही हो जाएगा। मतलब अब बिहार की तुलना सिंगापुर और फिनलैंड जैसे छोटे, विकसित और समुद्री देशों से होगी, जिनकी कुल आबादी बिहार के एक जिले जितनी भी नहीं है। 60 लाख की आबादी वाले देश की तुलना 13 करोड़ की आबादी वाले राज्य से, क्या वाकई ये गंभीर सोच है? प्रशांत किशोर की ये बात साफ दिखाती है कि वे या तो जमीनी हकीकत से अनजान हैं या जानबूझकर एक अधूरी बात कर रहे हैं। सवाल सीधा है, जब तक बिहार में बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाली इंडस्ट्री नहीं लगेंगी, तब तक पलायन रुकेगा कैसे? क्या लोग सिर्फ योजनाओं, भाषणों और सर्विस सेक्टर के नाम पर घर बैठ जाएंगे? क्या सच में कोई ये मान सकता है कि बिना फैक्ट्रियों के, बिना प्रोडक्शन के, बिना बड़े निवेश के एक राज्य आगे बढ़ सकता है? प्रशांत किशोर की इस बात को अगर जमीन पर परखें तो सच खुद सामने आ जाता है। अगर उद्योग पलायन नहीं रोकते तो फिर लोग पंजाब क्यों नहीं छोड़ते? क्यों लुधियाना और अमृतसर जैसे शहरों में देश भर से लोग आकर बस गए हैं? क्या आपने कभी सुना कि कच्छ या सौराष्ट्र से अब लोग बड़ी तादाद पर बाहर जा रहे हैं? सच ये है कि जैसे ही किसी इलाके में रोजगार के मौके बनते हैं, लोग वहीं रुक जाते हैं। गुजरात का कच्छ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कभी ये क्षेत्र पानी की किल्लत और बेरोजगारी की वजह से पलायन के लिए बदनाम थे, लेकिन जैसे ही मोरबी, राजकोट और जामनगर जैसे इलाकों में सेरेमिक्स, ब्रास और ऑयल रिफाइनिंग जैसी एसएमईज इंडस्ट्रीज ने जड़ें जमाई, वहाँ के युवाओं को स्थानीय रोजगार मिलने लगा। आज वहां से बाहर जाने वाले की संख्या ना के बराबर है। पंजाब के लुधियाना और अमृतसर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। टेक्सटाइल, बाईसाइकिल और हौजियरी जैसे पारंपरिक उद्योगों ने इतने बड़े स्तर पर नौकरियां दी कि ना सिर्फ स्थानीय लोगों को काम मिला, बल्कि देश भर से लोग वहां जाकर बसने लगे। ये इलाके खुद माइग्रेशन के अट्रैक्टर बन गए। दोस्तों, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में आईटी सेक्टर का बूम आया तो वहाँ ना सिर्फ लोकल टैलेंट रुका, बल्कि दूसरी जगहों से लोग लौट कर भी आए, यानी रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया। ये उदाहरण साफ बताते हैं कि जब रोजगार आपके आसपास होता है तो लोग ना बाहर जाते, ना मजबूरी में घर छोड़ते हैं। इंडस्ट्री का सीधा असर माइग्रेशन पर पड़ता है और ये कोई थ्योरी नहीं, भारत के हालिया अनुभवों से निकली हुई सच्चाई है। और हाँ, अगर प्रशांत किशोर को सच में ग्लोबल मॉडल्स देखने हैं तो सिंगापुर या फिनलैंड नहीं, उन्हें शैनचैन, वियतनाम और बांग्लादेश को देखना चाहिए, जहां सच में उद्योगों ने सामाजिक और आर्थिक तस्वीर बदल दी। चीन का सेजवान 1980 तक एक मामूली मछुआरों का गांव था, लेकिन जैसे ही उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया और वहां बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग लगे, वो गांव देखते ही देखते चीन की सिलिकॉन वैली बन गया। आज वहां लाखों लोग काम करते हैं और देश भर से मजदूर, इंजीनियर और उद्यमी वहीं बस गए हैं। पलायन वहां से नहीं हुआ, बल्कि पूरे चीन से लोग शैनचैन की ओर आए।
वियतनाम और बांग्लादेश ने भी इसी रास्ते को अपनाया। दोनों देशों में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली इंडस्ट्रीज ने इतनी नौकरियां पैदा की कि उनके युवा अब दुनिया भर में पलायन नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया भर की कंपनियां उनकी जमीन पर फैक्ट्रियां लगा रही। इन देशों को देखकर ये साफ होता है कि अगर नीति सही हो और सरकार उद्योग लगाने के लिए माहौल बनाए तो एक गरीब देश भी रोजगार पैदा कर सकता है, पलायन रोक सकता है और विदेश निवेश तक खींच सकता है। किशोर जी की थ्योरी इन विषय तथ्यों के सामने टिकती नहीं है। प्रशांत किशोर जिस मॉडल की बात कर रहे हैं, यानी सिंगापुर, न्यूजीलैंड, प्रशांत किशोर जिस मॉडल की बात कर रहे हैं यानी सिंगापुर, न्यूजीलैंड या फिनलैंड जैसा सर्विस सेक्टर आधारित विकास, वो सुनने में तो स्मार्ट लगता है लेकिन जमीनी हालात के हिसाब से बिल्कुल बेकार है। इन देशों की आबादी 50 से 60 लाख के आसपास है, संस्थान ज्यादा हैं और पूरी दुनिया से जुड़े हुए समुद्री रास्ते हैं, जबकि बिहार एक लैंडलॉक्ड राज्य है जिसकी आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है, यानी अकेले इन देशों की संयुक्त आबादी से कई गुना। ऐसे राज्य में केवल सर्विस सेक्टर पर निर्भर रहना कितना अव्यावहारिक है ये कोई भी समझ सकता है। यहाँ तक कि सिंगापुर जैसे देश ने भी मैन्युफैक्चरिंग हब्स, लॉजिस्टिक जोन्स और ग्लोबल पोर्ट्स पर भारी निवेश किया है। और न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर और टूरिज्म जैसे नेचुरल सोर्स बेस्ड सेक्टर पर टिकी हुई है। बिहार में ना तो समुद्र है, ना विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही ऐसी टेक्नोलॉजी या स्किल इकोसिस्टम की वे एकदम से सर्विस इकोनॉमी बन जाए। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर बिहार में सर्विस सेक्टर करेगा कौन और बेचेगा किसे? जब तक लोगों के पास उत्पादन और रोजगार का ठोस आधार नहीं होगा, परचेसिंग पावर ही नहीं बनेगी और सर्विस सेक्टर तो डिमांड पर टिका होता है। किशोर का मॉडल किताबों में तो अच्छा लगता है लेकिन जमीन पर नहीं टिकता। अब बात करते हैं असली आर्थिक तर्क की, जो प्रशांत किशोर पूरी तरह नज़रअंदाज कर रहे हैं। जब किसी इलाके में एक फैक्ट्री लगती है तो वो सिर्फ उन लोगों को रोजगार नहीं देती जो उस फैक्ट्री में काम करते हैं, उसका असर चारों तरफ फैलता है और यहीं से शुरू होता है इंडस्ट्री का मल्टीप्लायर इफेक्ट। फैक्ट्री के चलते इलाके में होटल और ढाबे खुलते हैं क्योंकि मजदूरों को और इंजीनियरों को खाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट वालों को काम मिलता है क्योंकि माल आना जाना होता है, आसपास दुकानें खुलती हैं, चाय, किराना, मोबाइल, कपड़े, हर चीज़ की मांग बढ़ती है। जिन घरों में पहले ताले पड़े थे वहां अब किराएदार आने लगते हैं, यानी एक नौकरी के साथ 4-5 अन्य अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होते हैं। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट किसी योजना या भाषण से नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ उत्पादन से आता है और यही वो प्रभाव है जो किसी भी समाज को आत्मनिर्भर बनाता है। जिस दिन बिहार के हर जिले में 10-15 मंजोली फैक्ट्री लग जाएंगी, उसी दिन वहाँ का पलायन रुक जाएगा और यही बात किशोर जी शायद समझना नहीं चाहते या समझ कर भी अनदेखा कर रहे हैं। सोचिए ज़रा, अगर किसी गांव में ही 300 लोगों को रोजगार देने वाली फैक्ट्री लग जाएं तो कौन शहर भागेगा? लोग वहीं अपनी जिंदगी बसाएंगे, दुकान खोलेंगे, चाय बेचेंगे, मकान बनाएंगे, क्योंकि काम जहां होता है लोग वहीं बसते हैं, फिर वो अमेरिका हो या इंडिया। प्रशांत किशोर का ये कहना कि उद्योग से पलायन नहीं रुकता एक अधूरा सच है। ये तर्क ना सिर्फ जमीनी हकीकत से दूर है बल्कि विकास को लेकर एक तरह की हतोत्साहित करने वाली सोच को दर्शाता है। ये वही माइंडसेट है जिसने सालों तक बिहार को बैकवर्ड बनाए रखा, सिर्फ भाषणों और स्कीमों के भरोसे। अगर बिहार में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो करोड़ों लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? शिक्षा और सेवाओं की बात अपनी जगह है, लेकिन वो तभी सफल होती है जब उसके पीछे एक मजबूत उत्पादन और आय वाला ढांचा हो, और वो ढांचा बिना उद्योगों के मुमकिन नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम आधे अधूरे तर्कों के बजाय ज़मीनी सच्चाई और आर्थिक समझदारी से बिहार के विकास की दिशा तय करें, वरना पलायन सिर्फ आंकड़ा बनकर रिपोर्ट में लिखा जाएगा, ख़त्म कभी नहीं होगा। अंत में बात सीधी और साफ है, बिहार को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट। सिर्फ वादों, योजनाओं और रिपोर्ट से जिंदगी नहीं बदलती, योजनाएं नहीं, रोजगार। तो तभी रुकेगा पलायन। जब गांव में ही काम मिलेगा तो लोग घर छोड़कर बाहर क्यों जाएंगे?
यही है असली विकास, जो दिखता है, जो टिकता है और जो लोगों को उनके घर में सम्मान के साथ जीने का मौका देता है। इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।